बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। स्वागत किया जाए सर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग तो आज है सर। ये कच्चा तेल कैसे गिराया आपने $7-8 एक ही दिन में, ये बताइए सर। नहीं, कच्चे तेल में अनिल जी सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही है कि अगर रिसेशन आ रहा है, अगर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट आपका दोनों दिखा रहा है, यूरो डॉलर मार्केट दिखा रहा है कि रिसेशन इंसिपिएंट है, रिसेशन आने वाला है, तो तेल कैसे बढ़ रहा है? अब उसमें यही चल रहा था माफ कीजिए। उसमें यही चल रहा था कि सप्लाई काफी कम है। लीबिया की सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी है और रशिया की सप्लाई लगभग 2 मिलियन बैरल दिन के कम चल रहे हैं बाजारों में जो आ रहे हैं। तो ये दोनों की जंग चल रही थी। अब लास्ट फ्राइडे को हमने देखा कि बेयर्स ज्यादा हावी रहे ऑयल पे और बाकी कमोडिटीज की तरह ऑयल भी नीचे गिरा और वो आज भी हम देख रहे हैं कि उसका रुख उसी तरफ है। भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, भगवान करे 100 से भी नीचे आए। बट ये मेन थिंग यही है कि सप्लाई जीतेगी कि डिमांड। सप्लाई अरब नेशंस ने कम रखी हुई है, जो कार्टलाइज करके बैठे, उनके पास क्षमता है बढ़ाने की, बढ़ाते नहीं है, तो सप्लाई पे कॉन्स्ट्रेंट है। अब मार्केट ये सोच रहा है कि अगर स्लो डाउन आ रहा है तो फिर ऑयल को नीचे जाना चाहिए, तो वो लॉजिकली नीचे जा रहा है। बग्गा साहब, डर ये लग रहा है कि फिर से मतलब मंदी वाली बातें हो रही है। आयरन और आपका गिर रहा है, मेटल्स आपके गिर रहे हैं, कच्चा तेल नीचे आ रहा है। तो अब क्या करें? इनकी वजह से महंगाई कम होगी, खुशी मनाएं, या दुनिया मंदी में जा रही दुखी हो? कौन सी इमोशन पे करना है वो तो बताओ सर। बहुत मुश्किल है अनिल जी। बट देखिए, फंडामेंटली कुछ अच्छा ढूंढना मुश्किल हो रहा है इस मार्केट में, क्योंकि अब मैं भारत को साइड में रख रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ पहले। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जब इतनी तेजी से टाइटन कर रहे हैं और लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, अब इन्फ्लेशन जो है वो काफी एम्बेड हो गई। इन्फ्लेशन का जब भाप निकलेगी तो वो एसेट प्राइसेस को भी साथ लेके जाएगी। ऑलरेडी हो गया है, 20-30% करेक्शन आ गया है अमेरिकन मार्केट में। टेक्नोलॉजी मार्केट में 30 से ज्यादा है, ब्रॉडर मार्केट में 20-22% करेक्शन आ गया है। बट यहां से और 10-20% आराम से निकल सकता है जब ये सेंट्रल बैंक्स की टाइटनिंग का इम्पैक्ट आने लग जाएगा। यूएस हाउसिंग देखिए जो चलाती है उनकी इकोनॉमी को, -14% हुआ मई का स्टार्ट्स, और ये था जब 2 बारी रेट हाइक हुए थे। अब जून के रेट हाइक के बाद देखते हैं क्या होता है। बट जो उनके मॉर्गेज के रेट हैं जो 3% पे चल रहे थे, 6% पे आ गए हैं। और बहुत मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड ऐसे हैं जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते मॉर्गेज को 6% पे। तो ये याद रखिए, 50% अमेरिकन पॉपुलेशन ऐसी है जिसके जेब में $50,000 भी नहीं है, जिसके अकाउंट में $50,000 भी नहीं है। तो ये जब मनी का टाइटनिंग होता है, इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आता है। रही बात भारत की, कोई भी आप आंकड़े देखिए, भारत में ग्रोथ है, 6 से 7% ग्रोथ है भारत में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो हैं गुड्स के, उनको जरूर प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि खपत कम होगी गुड्स की। बट जो सर्विसेज वाले हैं, आईटी जैसे है, वहां आउटसोर्सिंग बढ़ती है। वो हमने 2008 में भी देखा था, उसके बाद बहुत अच्छी तरह चले थे। तो भारत गिरेगा दुनिया के साथ ही, क्योंकि वो तो फ्लोज पे डिपेंडेंट है, जब एफआई फ्लोज निकलते हैं, और साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो वो बेच के जाएंगे, तब हम गिरते भी हैं साथ में। बट हम इतने नहीं गिरे, रेजिलियंट रहा है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। कंपनीज ने पिछले 10 साल में मेहनत की है कि डेट लेवल्स बहुत कम हो गए हैं कंपनीज के। अब हमें क्या खरीदना है, चुनने हैं क्वालिटी स्टॉक्स, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी के स्टॉक्स, सेक्टर्स ऐसे जो कि अगर ग्लोबल आपका स्लो डाउन आता भी है तो वो चलते रहेंगे। तो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर देखने पड़ेंगे इस माहौल में। अभी नॉन साइक्लिकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल भारत की बेटर है दुनिया से, बट इतनी तेज नहीं चलेगी। 10% वाली साइकिल नहीं चलेगी आपकी। तो आपको थोड़ा नॉन साइक्लिकल में भी जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। 2 से 4 अगस्त को आरबीआई मीट करता है।
तब तक 1.5% यूएस के रेट बढ़ चुके होंगे, उनके हाथ बंधे होंगे कि फिर से 50 बेसिस पॉइंट हाइक करे आरबीआई। 4 तारीख को हमें अनाउंसमेंट दिखेगी। तो ये सब सोच के अभी साइड पे बैठने का टाइम है। ट्रेडिंग करिए, जो विश्वेश जय बोल रहे थे, ट्रेडिंग डिफरेंट है, बट इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी 3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे अगले 6 महीने 1 साल बहुत साइडवेज मार्केट रहता है। बहुत मुश्किल है ऑप्टिमिस्टिक विश्लेषण करना इस माहौल के मार्केट में। मैं कहूंगा थोड़े चौकन्ना रहिए। भारत फिर भी बेटर परफॉर्म करेगा विश्व के मुकाबले, इकोनॉमी बेटर है और हमारी कंपनियों की भी तंदुरुस्ती भी बेटर है। बट फ्लोज से हमें लिंकेज हो जाता है, वो हमने 2008 में देखा था। जब सब कुछ गिरता है भारत भी गिरेगा। बका साहब, ये काफ़ी लोग बाजार में बातें कर रहे हैं कि एक तरह से इस रशिया यूक्रेन वाले मामले में चीन और रशिया ने मिलकर अमेरिका और बाकी यूरोप के देशों को धो दिया, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया की तो करेंसी मजबूत है, उनके फॉरेन रिजर्व भी अच्छे हैं, उन पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ दिख भी नहीं रहा। तो क्या ऐसा समझना ठीक है, और इससे ग्लोबल मार्केट्स पे कोई असर आगे चलते हुए लॉन्ग टर्म में आपको पड़ता हुआ नज़र आता है? नई एक्सिस निकल के आई है रशिया और चाइना की। जब बाइडेन एशिया में थे तब उस टाइम पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं इन्होंने। तो रशिया तो अब अगर न्यूक्लियर हटा दिया जाए तो रशिया बहुत छोटा देश है पॉपुलेशन वाइज और इकोनॉमी वाइज। यही है कि 1500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास, तो एक पुरानी सुपर पावर है। बट इससे सहमत हूं एनालिसिस से अनिल जी के रशिया ने ज्यादा अच्छा खेले अपने कार्ड्स। और अब जैसे जर्मनी को पिछले हफ्ते गैस का वितरण उन्होंने स्लो कर दिया। जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है पाइपलाइन, उसमें 40% कैपेसिटी पे उन्होंने सिर्फ गैस को डाला। तो जर्मनी के पावर मिनिस्टर ने कहा कि कोयले के प्लांट्स हम फिर से खोल रहे हैं। जर्मनी ने गलती क्या की कि न्यूक्लियर प्लांट्स अपने सारे बंद कर दिए थे। जब जापान का सुनामी का हादसा हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर दिए थे। फ्रांस में न्यूक्लियर पावर है तो उन पे इतना असर नहीं है। तो ओवरऑल रशिया और चाइना को जरूर इसमें स्ट्रैटेजिक एक जीत हासिल होते दिख रही है। या अमेरिका ने जरूर ट्राई किया कि रशिया को बिल्कुल इसको एम्ब्रॉयल कर दिया जाए, और यूक्रेन इतना देर टिक सका है क्योंकि उसके पीछे नेटो की सारी फायरिंग पावर थी। बट ओवरऑल स्ट्रैटेजिक सेंस पे रशिया और चाइना ने जीता है। बाजार पे क्या असर आता है? एक तो होता है कि पूरे विश्व दो पलड़ों में अब कट जाता है, तो कोल्ड वॉर का टाइम फिर से आ जाता है। अभी यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था 1990 के बाद 2021 तक। आप कह सकते हैं कि अमेरिका एक यूनिपोलर पावर था और उसके आसपास सब थे। अब ये दो हिस्सों में देश बंटते हैं। स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा जाएंगे क्योंकि यूएस का ज्यादा आइसोलेशनिज्म है और यूरोप के पास क्षमता नहीं है। ना उनके पास मिलिट्री है, ना उनके पास क्षमता है इम्पैक्ट करने की। यूएस ही था सुपर कॉप दुनिया का, और वही देख रहे हैं मिडिल ईस्ट। इसलिए बाइडन अगले महीने मिडिल ईस्ट भी जा रहे हैं क्योंकि चाइना और रशिया उधर ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। स्पेशली सीरिया को जिस तरह से रशिया ने स्टेबलाइज किया, ओबामा की पॉलिसी थॉट आउट नहीं थी, उन्होंने जस्ट डिस्ट्रॉय किया, जैसे लिबिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट उधर कुछ निकल के नहीं आया। जो इराक में किया सद्दाम हुसैन को हटा के, उसके बाद कुछ निकल के नहीं आया, उसमें आइसिस निकल आया और जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया। तो रशिया ने सीरिया को संभाला जाके, रशिया ज्यादा स्ट्रांग हो गया मिडिल ईस्ट में। तो अब यूएस को काफी अब इसको ओवरटेक करना है। एक है कोल्ड वॉर 2 शुरू होती है, दूसरा डी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक सेंटर्स हो जाएंगे जो आपस में ट्रेड करेंगे और कोशिश रहेगी चाइना से कम करें। भारत के लिए फायदा है बिकॉज चाइना +1 और स्ट्रांग हो जाएगा। तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत चाइना के संबंध भी इतने अच्छे नहीं है। होपफुली वेस्टर्न नेशंस जागेंगे और देखेंगे कि भारत को एक बहुत सक्षम देश बनाया जा सकता है जो उनका सप्लायर ऑफ चॉइस बन सकता है, रिलायबल पार्टनर बन सकता है। तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा इस तौर से।